नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत का खुलकर इजहार किया है और परिशमन अधिकार ये रैली है और इस रैली को कवर किया है हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने। श्रीकांत जी, आप वहाँ पर थे और एक तरह से कहें तो यह जो रैली है ये ताकत का इजहार है। क्या नफ़ा नुकसान वो बाद में करेंगे, रैली कैसी रही? रैली बहुत सुपर डुपर हिट रही। रैली मिलर स्कूल ग्राउंड में थी और मिलर स्कूल ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। तो मैदान गांधी मैदान तो था नहीं, मिलर स्कूल ग्राउंड था, लेकिन उसमें भी 20-25 हज़ार लोग आ ही जाते हैं। तो सारी कुर्सियां भर गई थीं और समर्थकों की भारी भीड़ वहां जमा थी। सभी बहुत उत्साहित थे और उपेंद्र कुशवाहा का भी मनोबल 7वें आसमान पर दिखा और काफ़ी उत्साहित दिखे। उन्होंने सबसे पहले तो ये सफाई दी कि भाई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है जैसा कि मीडिया कह रहा है, ये तो चुनाव से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये परिसीमन अधिकार महारैली है, परिसीमन की मांग को लेकर है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस रैली में राजनीति पर ही वो बोले ज़्यादा। विधानसभा चुनाव पर बोले, लोकसभा चुनाव में क्या खेल हुआ था, किस तरह से आपस में एक दूसरे को हराने का काम किया था एनडीए के नेताओं ने, उस पर भी जम के भड़ास निकाली। और उन्होंने शुरुआत ही यहीं से की कि देखिए मेरे साथ जो खेल हुआ उसका कितना असर पड़ा शाहाबाद में। और ये तो श्रीकांत जी हुआ था कि काराकाट की वह सीट हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। पवन सिंह वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़ गए और शाहाबाद इलाके में काफ़ी नुकसान जो है एनडीए को उठाना पड़ा। तो ये शुरुआत किस तरह से की आपने बताया, लेकिन इस रैली का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, चुनाव होना है तो इस पर ही असर होगा। चुनाव के पहले सभी सहयोगी दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको बताइए कि जीतन राम मांझी भी इस तरह की सभाएँ कर रहे हैं, चिराग पासवान तो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी सभा कर रहे हैं। तो अगर तीनों की सभा को देखा जाए, तुलना किया जाए, तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पर चिराग पासवान है, जिनकी सभाओं में इन दोनों से ज़्यादा भीड़ जुटती है और ज़्यादा उत्साह दिखता है। नंबर 2 पर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और नंबर 3 पर जीतन राम मांझी हैं। तो सीटों का बंटवारा तो लगभग तय हो गया है। जो खबर आ रही है कि 10-10 सीटें मिलेंगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को और 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं चिराग पासवान को और एक राज्यसभा की सीट भी। तो मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा जेन्युइन लग रहा है। चिराग पासवान की सीटें थोड़ा कम हो रही हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट मिल जाएगी तो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें मिलती हैं तो ये सम्मानजनक माना जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पिछले विधानसभा चुनाव में तो अकेले लड़े थे, लेकिन जब एनडीए के साथ थे और विधानसभा चुनाव लड़े थे तब भी उनको 4 या 5 सीटें मिली थी, मुझे याद है। और जीतन राम मांझी पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थे, 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो अगर 10 सीटें मिल रही हैं तो अच्छी बात है, बढ़ गई जीतन राम मांझी की सीटें। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर जीतन राम मांझी के बराबर सीटें मिल रही हैं तो और अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी उनका हौसला बुलंद दिखा और वो भूले नहीं लोकसभा चुनाव को और भूले भी नहीं हैं और वो याद दिलाना चाहते हैं कि भाई वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में ही हम लड़ेंगे, एक दूसरे को हराने में जुटेंगे तो वही हाल होगा जो हुआ था लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि वो आरजेडी की जीत नहीं थी और एनडीए की हार नहीं थी, बल्कि एनडीए के ही कुछ नेताओं ने अपने ही लोगों को हराने का काम किया। और ये सच है कि पवन सिंह के चलते नहीं हारे उपेंद्र कुशवाहा या शाहाबाद में बीजेपी नहीं हारी, पवन सिंह खड़ा हुए तो ये मैसेज जो गया कि पवन सिंह को बीजेपी के नेताओं ने खड़ा कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, इसका खमियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि कुशवाहा वोटर नाराज हो गए और पूरे शाहाबाद में महागठबंधन के लिए वोट कर दिया। तो आप देखिए महागठबंधन को पहली बार शाहाबाद में 3 सीटें मिल गई। अब 3 मिली ना, काराकाट की सीट पर महागठबंधन, आरा के सीट पर महागठबंधन और बक्सर की सीट पर महागठबंधन, ये सारी एनडीए की सीटें थी जिस पर कब्जा हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने याद दिलाया कि वो गलती नहीं दोहरानी है। तो एक तरफ तो चेताया, अपनी ताकत का एहसास कराया कि भाई मेरे खिलाफ चल के आप कुछ पा नहीं लीजिएगा, बल्कि बहुत कुछ खो दीजिएगा। दूसरी तरफ उन्होंने एकता का संदेश दिया कि भाई पार्टी किसी का उम्मीदवार हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी घटक दल का हो, एक बार उम्मीदवार तय हो गया, सीट तय हो गई तो सबको मिलकर उसको जिताना है और एनडीए की सरकार बनानी है।
कहने का मतलब हुआ 243 सीटें हैं, उम्मीदवार तो जैसे 10 सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा को, तो उम्मीदवार तो सारी जगहों पर 243 पर अलग अलग दल के होंगे, तो सबको सबकी जो है मदद करनी है, ये संदेश दिया। बिल्कुल ये संदेश दिया। और दूसरी बात है कि लगे हाथ उन्होंने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को एक तरह से चेतावनी भी दे दी, बहुत तारीफ की उनके कामकाज की, ठीक है ना, बहुत सराहा और कहा भी लोगों से कि भाई फिर से एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, पीएम मोदी का हाथ मजबूत करना है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करना है, और उन दोनों के हाथ मजबूत होंगे तो मेरा भी हाथ मजबूत होंगे, वरना सत्ता में आना है। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि भाई समय से जो सही उत्तराधिकारी का चयन नहीं करता है उसकी हस्ती मिट जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया नागमणि के पिता शहीद जगदेव प्रसाद का, देखिए वो कितने क्रांतिकारी थे, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा थे, लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी हत्या हो गई। तो उन्होंने चेताया कि भाई आप तो अभी हैं सही सलामत, समय रहते सही उत्तराधिकारी चुनिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसको उत्तराधिकारी चुनिए, लेकिन सही उत्तराधिकारी चुनना चाहिए और सही समय पर चुनना चाहिए। लेकिन उनके पार्टी के नेताओं ने ये भी संकेत देने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जगह उपेंद्र कुशवाहा लेंगे। देखिए श्रीकांत जी, बड़ा आपने जो है राज खोला है, और निश्चित रूप से कयास पहले से लगाए जा रहे हैं कि जदयू में टूट की गुंजाइश बन रही है और भाजपा लगी हुई है कि जदयू किसी तरह खत्म हो जाए। उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे, और जिस तरह से निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होनी चाहिए वह एंट्री अभी तक नहीं हुई है, तो आखिर नीतीश कुमार की विरासत को संभालेगा कौन? और चूँकि बिहार में यह तो परंपरा रही है, अगर पिता है पॉलिटिक्स में, अगर चाचा है पॉलिटिक्स में, तो उन्हीं लोगों के वंश के कोई लोग संभालते हैं। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसे नेता हैं, ऐसा नहीं है, श्रवण कुमार हैं और भी लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बेटा ही संभाले, लेकिन नीतीश कुमार पिछड़ों के बड़े नेता हैं, अति पिछड़ों के। लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं, तो नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तो कोई उनका उत्तराधिकारी तो बिहार में अति पिछड़ा ही हो सकता है, या श्रवण कुमार हो सकते हैं या उनके अपने बेटे निशांत हो सकते हैं। निशांत काबिल हैं, योग्य हैं, उनको पार्टी में आगे लाने की मांग भी हो रही है, और मुझे लगता है कि चुनाव में वो एक्शन में दिखाई देंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, चुनाव भले ना लड़ें लेकिन राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नजर आएंगे, और वहीं उनकी लॉन्चिंग मान लीजिए, और आगे चलकर पार्टी तय करेगी। नीतीश कुमार खुद तो ये ऐलान नहीं करने वाले हैं कि मेरी जगह मेरा बेटा लेगा, ये तो पार्टी को ही ये काम करना पड़ेगा। पार्टी में भी मुझे लगता है कि दो धड़ा है, एक धड़ा चाहता है कि नहीं भाई जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, एक धड़ा है जो चाहता है कि नहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो आपस में भी द्वंद्व है। अब नीतीश कुमार के हाथ में फैसला है, वो कब लेंगे फैसला। नीतीश कुमार परिवारवाद से हमेशा दूर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है फैसला लेने में। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने चेताया कि समय रहते सही उत्तराधिकारी का चयन नहीं हुआ तो हस्ती मिट जाती है बड़े बड़े लोगों की। तो एक तरह से चेतावनी भी है, और दूसरी तरफ तारीफ भी की कि बहुत काम हुआ है बिहार में, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, सरकार बनानी है। तो बहुत बैलेंस, बहुत संतुलित दिखे उपेंद्र कुशवाहा। आप कह नहीं पाएंगे कि वो उन्होंने हमला किया, कि उन्होंने तारीफ की, वो साथ खड़े हैं या अलग हैं। मतलब अपनी ताकत का भी इजहार किया, अपनी ताकत का भी एहसास कराया, और ये भी एहसास कराने में कोई कोर नहीं की, कोर कसर नहीं छोड़ा कि भाई वो एनडीए के में एकजुट है, एनडीए एकजुट है, और सीट की संख्या कम हो या ज़्यादा वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। आपने सुना किस तरह से आज की जो सभा थी, आज की जो रैली थी उपेंद्र कुशवाहा की, वह शानदार रैली थी, और इस रैली के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को यह सलाह दे डाली है कि समय रहते आप अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी चुन लीजिए, नहीं तो बड़े से बड़े लोग समय पर अगर उत्तराधिकारी नहीं चुन पाए हैं तो उसका नतीजा हुआ है कि वह पार्टी हो या कोई और भी चीज़, बिल्कुल वह खत्म हो गई है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।